जीविका आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमंता। हम लोग घटना चक्र में ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन को कर रहे हैं। जी, घटना चक्र पूर्वावलोकन में ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास है। आज हम लोग जानने वाले हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। पहले मिनट को करेंगे, मिनट को करने के बाद फिर इससे संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे यहाँ पे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत में कई प्रकार की भौतिक संरचनाएं पाई जाती है। इसमें सबसे उत्तर में हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पाई जाती है और इसी के बारे में आपको जानना है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय युवा है भूगर्भिक रूप से और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा तक फैली है। पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक ये हिमालय पूरा पूरा फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। तो हिमालय इस तरीके से अर्धचंद्राकार फैला हुआ है यानी अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर होती है। इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की होती है। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए, कश्मीर की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी चौड़ाई कम है, 150 किलोमीटर, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास होती है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। तो ये सारे राज्य भारत के हिमालयी राज्य हैं, या हम कहें तो हिमालय इन राज्यों में फैला है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के कुछ पहाड़ फैले हुए हैं। आगे, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। केवल चौड़ाई का ही अंतर नहीं है, बल्कि हिमालय की जो पश्चिम भाग होती है, जैसे एक बार देखिए जो हिमालय का ये वेस्टर्न भाग है, इसकी अपेक्षा जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता मिलती है। यानी यहाँ अधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंची ऊंची घाटियाँ ये पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो निर्माण की आयु यानी कौन कब निर्मित हुआ है, और उनकी जो वलय है, वलय का तात्पर्य है कि इस तरीके से जो हिमालय की श्रेणियाँ पाई जाती है, तो ये वलय है, जो फ़ोल्ड है, इस फ़ोल्ड के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में इन्हें बाँटा जाता है। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी 2 भागों में बाँटते हैं, काराकोरम और लद्दाख। तो पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे भी 2 भागों में बाँटते हैं, काराकोरम और लद्दाख हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा है बाह्य उप हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में होता है। तो ये जो इस तरीके से हम लोग अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल का विभाजन किए, ये उत्तर से दक्षिण क्रम में है। यानी उत्तर में सबसे पाया जाएगा ट्रांस हिमालय, फिर इसके नीचे बृहद हिमालय, फिर इसके नीचे लघु हिमालय और फिर बाह्य या उप हिमालय पाया जाता है। इसे अगर जरा सा मैप में देखें तो कुछ इस तरीके से आपको भारत दिखाई देता है। भारत कुछ इस तरीके से भारत यहाँ पे आपको दिखाई देता है।
अब इसमें हिमालय की अवस्थिति को अगर हम बात करें, तो हिमालय यहाँ पे काराकोरम और लद्दाख के रूप में फैला है। और यहाँ पर बृहद हिमालय, फिर बीच में मध्य हिमालय, फिर यहाँ शिवालिक हिमालय इस तरीके से फैला होता है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ट्रांस हिमालय कहलाता है। और फिर ये वाला जो बड़ी वाली पोर्शन है, इसे हम लोग मुख्य हिमालय कहते हैं। तो हिमालय में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 2 आते हैं, काराकोरम और लद्दाख हिमालय, जैसा आप देख सकते हैं काराकोरम और लद्दाख हिमालय। और फिर ये जो 3 समानांतर परतें दिखाई देती है, ये बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तीनों ये इस तरीके से होती है। और ये हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन कहा जाता है, और उत्तर से दक्षिण क्रम में ही इसका विभाजन होता है। फिर ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस से टर्शियरी काल तक हुआ था। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय का उत्थान कब हुआ? तो क्रिटेशियस से टर्शियरी काल में हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय का सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो ये टर्शियरी काल में इसका उत्थान हुआ। टर्शियरी क्रिटेशियस से टर्शियरी काल में इसका उत्थान उत्थान हुआ था। यानी इसमें भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के फलस्वरूप क्रिटेशियस काल में जब हिमालय में उत्थान हुआ, तो इसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय बने थे। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। टर्शियरी काल यानी सिएनोजोइक के विभिन्न युगों में हुआ है। बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। इसका निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ था। ओलिगोसिन युग आपको ध्यान रखना है। ओलिगोसिन में आपका बृहद हिमालय में उत्थान हुआ था। ओलिगोसिन काल में बृहद हिमालय में उत्थान हुआ। इसके अलावा लघु हिमालय का उत्थान मायोसीन काल में हुआ था। और बाह्य हिमालय का उत्थान आपके प्लायोसीन काल में हुआ था। ये तीनों टर्शियरी काल में ही आते हैं। तो टर्शियरी महायुग के कालों में इनका निर्माण हुआ था। तो बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिनका निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था। तो हिमालय की जो ये चारों हैं, ये अलग अलग काल में निर्मित हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है, वो महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला होती है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर मिलते हैं। जो बृहद हिमालय है, उसी को पुनः व्याख्या की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि हिमालय के उत्तरी भाग में जो एक श्रृंखला है, उसे हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। आंतरिक हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत है, यानी इसमें ऊंचे ऊंचे चोटियाँ मिलती है। और लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इसमें शिखर मिलते हैं। लगभग 14 शिखर इसमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। 14 शिखर से अधिक इसमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। इसी में आपका माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। तो महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसके बाद जो सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट। फिर है कंचनजंगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा ये भी महान हिमालय में स्थित है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर तो प्रश्न उठता है कि सेकेंड चोटी कहाँ गई? तो सेकेंड चोटी का नाम माउंट केटू है। माउंट केटू है और ये काराकोरम हिमालय में है। क्योंकि आप जानते हैं कि काराकोरम तो लद्दाख हिमालय का भाग है। तो काराकोरम में है, यानी ये लद्दाख हिमालय का भाग है।
ये भी भारत में है, भारत के हालाँकि पीओके में ये आता है। तो ये पीओके में स्थित है। पीओके वो हिस्सा है जो अवैध रूप से पाकिस्तान कब्ज़े में रखा हुआ है, इसीलिए पीओके में स्थित होने के बावजूद हम कहते हैं कि ये भारत की सबसे ऊँची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। बाकी माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी होती है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कंचनजंगा पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित होता है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में ही स्थित होती है। फिर देखिए जरा सा यहाँ पे पर्वतों को, आपने देखा महान हिमालय ए, ए, महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। मेन जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में ही है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित होती है। फिर कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच है। यानी कंचनजंगा जहाँ भी है, कंचनजंगा, इसके पूर्व में जो नदी बहती है वो है तीस्ता नदी। इसके पूर्व में बहती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी इसके पूर्व में बह रही है और पश्चिम में तामूर नदी यहाँ पे बह रही है। पश्चिम में तामूर नदी है। बाकी कंचनजंगा सिक्किम में है, तो ध्यान रखना है, सिक्किम में। तो कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि हमने कहा ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। तो ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। वैसे सिक्किम में ये आता है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। उत्तर मध्य नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी हो गई। अन्नपूर्णा चोटी उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित होती है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल में है। धौलागिरी चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। धौलागिरी चोटी और अन्नपूर्णा चोटी आपको आगे भी देखने को मिलेंगे प्रश्न में। तो धौलागिरी चोटी नेपाल के मध्य में स्थित है और अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में होती है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय, महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है, यानी असिमेट्रिक है। असममित का मतलब होता है इसमें बहुत ऊंचाई और बहुत निचाई मिलती है, सब एक बराबर नहीं है। तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। इस तरीके से जो है ये अगर है तो ये समान रूप से इसकी ऊंचाई हो गई, और अगर एक इस तरीके से है तो इसे हम कहते हैं असममित है। यानी कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा छोटा बड़ा इस तरीके से असममित होती है। हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट का बना होता है। इसका जो कोर है, बेस है, वो ग्रेनाइट का बना है, क्योंकि भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के फलस्वरूप बनी है। तो जो बेस है ग्रेनाइट चट्टान वाला चाइना प्लेट, वो ऊपर की ओर हो रहा है और भारतीय प्लेट भारी होने के कारण नीचे की ओर जा रही है। तो हिमालय का जो कोर है, जो बेस है, वो ग्रेनाइट का बना होता है, क्योंकि चाइना प्लेट महाद्वीपीय प्लेट होने के कारण ग्रेनाइट की बनी होती है। भारतीय प्लेट महाद्वीप महासागरीय प्लेट होने के कारण बेसाल्ट की बनी है। तो भारतीय प्लेट चूँकि नीचे चली गई है और चाइना प्लेट से ही हिमालय का रूप में उत्थान हो रहा है। इसका कोर ग्रेनाइट का बना होता है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है।
क्योंकि 4200 मीटर से अधिक ऊँचे क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। चूँकि इस हिमालय 6000 मीटर से अधिक ऊँचा है, इसीलिए ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता रहता है। तो हिमानियाँ यानी बर्फ की नदियाँ बहुत सारी इसमें बहती रहती हैं। इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी कहने का अर्थ है कि जो हमेशा बहती रहे। क्योंकि बर्फ पिघल करके नदी बह रही है, इसलिए ये हमेशा बहती रहती है। वैसे दक्षिण भारत की नदियाँ वर्षा पर डिपेंड होती है, इसलिए वो हमेशा-हमेशा नहीं बहती रहती है। जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। बृहद हिमालय के ठीक बगल में लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, आप इसे जानते ही हैं। इसे लीजर हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसमें अवसादी चट्टानों के भी कुछ चट्टानें मिलती हैं। इनकी ऊंचाई 3300 मीटर से 4500 मीटर है। तो जो आप जाने हैं, जो बृहद हिमालय है, उस बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और कहीं-कहीं तो 6000 मीटर से अधिक है। जबकि जो मध्य हिमालय है या बीच वाले को ही लघु हिमालय भी कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर मिलती है और चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य होती है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य हिमालय में जो पीर पंजाल श्रेणी है, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला होती है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल काफ़ी बार पूछा गया है, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी होती है। फिर धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। तो इसी में धौलाधार भी है, इसी में महाभारत भी श्रृंखलाएँ होती है, ये भी मध्य हिमालय में ही है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ भी स्थित होती है। तो मध्य हिमालय में ही कश्मीर की घाटी है, फिर हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ भी इसी हिमालय में स्थित होती है। तो मध्य हिमालय काफ़ी महत्वपूर्ण है, बृहद हिमालय की तरह ही। फिर से एक बार देखिए, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी होती है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी स्थित होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए हिमालय की हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। सबसे नीचे होती है ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी होती है। यहाँ की जो श्रृंखला होती है, वो जो नदियाँ आती है, वो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लेकर के आती है, गाद लेकर के आती है, उनसे बनी होती है, असंपीड़ित अवसादों से बनी होती है। निम्न हिमाचल निम्न हिमाचल लघु हिमालय वाले तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस तरीके से बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय होती है। इनके बीच में जो ये ऊँची उठी हुई भाग होती है, ये पर्वत कहलाती है और जो ये वाली भाग होती है, इसे हम घाटी कहते हैं। तो ये बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि मध्य और शिवालिक के बीच में जो घाटी है, इस घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो निम्न हिमाचल यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इस घाटी को दून के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ये सब दून दून इन्हें कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून
पाटली, दून इत्यादि महत्वपूर्ण है। फिर आगे शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ध्यान देंगे कि शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, यहाँ काली नदी बहती है। अब शिवालिक के एरिया में यानी नीचे वाली जो हिमालय की ये मध्य हिमालय के बाद लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय के जो नीचे वाली एरिया होती है, इसमें सिंधु से जो तीस्ता नदी के बीच में ये सिंधु से तीस्ता नदी के बीच में फैले तीस्ता नदी, ये तो काली नदी हो गई और यहाँ पे बहती है तीस्ता नदी। सिंधु से तीस्ता नदी के बीच में यहाँ पर कंकर पत्थर का जमाव नदियाँ करती रहती है। इसमें कंकर पत्थर का जमाव नदियाँ करती रहती है। तो इसमें जो समतल मैदान होती है इसे ही भाबर कहा जाता है। तो इस प्रदेश को भाबर कहा जाता है। वही कहा जा रहा है कि सिंधु से तीस्ता नदी के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला होती है। फिर समझेंगे, यहाँ नदियाँ आती है और नदियाँ कंकर पत्थर का जमाव कर देती है। इस जमाव के कारण यहाँ नदियाँ जो हैं ये धरती के नीचे छुप जाती हैं। इन्हें भाबर प्रदेश कहा जाता है। फिर देखिए, शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला होती है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे समझा। कंकर और बजरी की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें विलुप्त हो जाती है। इसमें इतनी अधिक मात्रा में कंकर और पत्थर होती है कि नदियाँ इसमें नीचे ही छुप जाती है। जैसे आप देखेंगे किसी भी गिट्टी बालू के नीचे पानी छुप जाता है, पता ही नहीं चलता है। और धरातल पर धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है। तो भाबर इस तरीके से निर्माण होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाबर का। भाबर से जहाँ भी आगे देखेंगे तो नदियाँ यहाँ फिर निकल कर के जैसे ही जल के रूप में निकलेगी तो जल जमाव हो जाएगी और इस जल जमाव वाले स्थिति को तराई कहते हैं। भाबर के ठीक नीचे तराई का प्रदेश पाया जाता है। तो क्रम यही रहेगा कि सबसे ऊपर हिमालय रहेगा और हिमालय की कौन सी भाग, तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक के जस्ट नीचे आपका भाबर प्रदेश रहेगा और भाबर प्रदेश के नीचे तराई प्रदेश रहेगी जिसमें जल जमाव की स्थिति रहेगी। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है, क्योंकि पूर्व भाग में अधिक ऊंचाई होती है, पश्चिम भाग में कम ऊंचाई है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, इसे तराई कहते हैं। तो भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला होता है, जिसे तराई कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए, महान हिमालय महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित होता है। महान हिमालय के उत्तर में यानी ऊपर की ओर ट्रांस हिमालय स्थित होता है। आपने देखा इस तरीके से शिवालिक हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर इसके ऊपर बृहद हिमालय स्थित होता है और इसके ऊपर में जाएंगे उत्तर में तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय स्थित होता है, जिसमें काराकोरम और लद्दाख दो हिमालय होते हैं। तो महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित होता है, पूरे को ट्रांस हिमालय कहते हैं। पामीर की गांठ तिब्बत
पामीर पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित होती है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग है। तो काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग होती है। तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सभी ट्रांस हिमालय का भाग होती है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित होता है। ट्रांस हिमालय के ही पश्चिम में कैलाश पर्वत भी स्थित होती है। कैलाश पर्वत यहाँ पे स्थित होती है। कैलाश पर्वत हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो ये पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है और इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। तो नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इन्हें पश्चिम से पूर्व तक भी विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए जरा सा ये क्या कहा जा रहा है। इस तरीके से हिमालय है। इसमें सिंधु नदी यहाँ बहती रहती है और सतलज नदी इस तरीके से यहाँ पे बहती रहती है। ठीक है? सतलज नदी यहाँ पे बहती रहती है। ये सिंधु और सतलज के बीच के मैदान को बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय का नाम दिया जाता है। इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। वहीं यहाँ बताया जा रहा है कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी पंजाब हिमालय को कहीं पर कश्मीर, कहीं हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है पंजाब हिमालय को। फिर सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और बीच में यहाँ काली नदी है। सतलज से लेकर के काली नदी के बीच के हिमालय को यहाँ पे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली हिमालय नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए काली नदी और तीस्ता नदी इन दोनों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। फिर नेपाल हिमालय और दिहांग यहाँ पे तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी दोनों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय इसे कहा जाता है। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आती रहती है तो यहाँ पे महाखंड से जुड़ करके ये इस तरीके से आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से हिमालय भी ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय यहाँ भी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिमालय भी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और ये पूरा नीचे तक आता है। अंडमान निकोबार हिमालय का ही विस्तार है। वही यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड जिसे गॉर्ज भी कहा जाता है, दिहांग नदी बनाती है। इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ मुड़ जाता है कह सकते हैं। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी पहाड़ी भी इन्हें कहते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर
गुजरती है। भारत के जितने भी उत्तर पूर्वी स्टेट हैं, इनके साथ होकर के ये पहाड़ियाँ गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली होती हैं। ये एक दूसरे के बाद समानांतर तरीके से फैली होती हैं और यहाँ कई समानांतर घाटियाँ भी मिलती हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल होती हैं। तो इसमें पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। साइबेरिया है, वहाँ से सारी शीतलहरें भारत में आ जाती। जैसे भारत यहाँ पे है, जिधर इतनी इधर से ध्रुवों से जो ठंडी हवा आती है, वो सारी की सारी ठंडी हवा रोक ली जाती है, यहाँ इसके लिए बैरियर का काम करता है और वापस लौट जाती है। अगर यही नहीं होता तो सारी ठंडी हवा भारत में आ जाती। वही भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, तब मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगर यहाँ से नदियाँ नहीं बहती बहुत ढेर सारी, तो कैसे यहाँ का मैदान बनता? तो ये जलोढ़ मैदान नहीं बन पाता। खासी खासकर जब मानसून भारत में आती है, तो इसी पर्वत से टकरा करके वर्षा भी करती है। तो भारत में मानसून का जो पैटर्न है, वो भी जो करंट के पैटर्न है, उससे अलग हो जाता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। पूरी की पूरी जलोढ़ मैदान जो निर्मित होती है, वो भी हिमालय के कारण ही योगदान होती है उसमें। फिर यहाँ पर है अटल टनल। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न के दृष्टिकोण से। अटल टनल, अटल टनल ये 9.2 किलोमीटर लंबी है। 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। तो यहाँ पे पूर्वी पीर पंजाल में है, विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ऑप्शन में आपको पश्चिमी पीर पंजाल तक देखने को मिलता है, तो ये पूर्वी पीर पंजाल में है, इसे स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल में श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ करके रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। बीआरओ ने इसका निर्माण किया है। पूर्वी पीर पंजाल में है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। बीआरओ ने इसका निर्माण किया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटजिक पॉइंट के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 2020 में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, पूर्वी पीर पंजाल में है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। 2002 में आधारशिला रखी गई, 2020 में ये बना, यानी 18 साल इसे बनने में लगे। फिर हिमालय के अनुदैर्घ्य उत्क्रम को यहाँ पर दिया गया है। इसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट और भ्रंश कगार फॉल्ट पाए जाते हैं। फॉल्ट कहने का अर्थ है कि जो एक पर्वत होती है, ये किनारे इसके फॉल्ट कही जाती है, भ्रंश कही जाती है। अगर ये खड़ी ढाल हो तो इसे फॉल्ट कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। तो हिमालय में कई प्रकार के फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है, जिसे एमएफटी भी कहते हैं। एमएफटी एवं एमबीटी के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार होता है। तो जैसे हम लोग बढ़ते हैं भारत पे, भारत के एरिया से इधर बढ़ने की चालू करते हैं, सबसे पहले एमएफटी मिलता है। एमएफटी एमएफटी से एमएफटी के बाद
जस्ट शिवालिक हिमालय मिलता है। एमएफटी के जस्ट बाद शिवालिक हिमालय मिलता है और शिवालिक हिमालय के बाद एमबीटी पाया जाता है। मेन बाउंड्री फॉन्ट पाया जाता है। वही कहा जा रहा है एमएफटी एवं एमबीटी के मध्य शिवालिक का विस्तार होता है। तो शिवालिक हिमालय एमएफटी और एमबीटी के बीच होता है। एमबीटी एवं एमसीटी के मध्य लघु हिमालय का विस्तार होता है। फिर जो दूसरा इस हिमालय होता है, जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं, ये एमबीटी और एमसीटी के बीच स्थित होता है। इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे सीसीजेड भी कहा जाता है, का विस्तार होता है। इसके ऊपर आपका बृहद हिमालय स्थित होता है, इसके ऊपर सीसीजेड का विस्तार होता है। एमसीटी के ऊपर एचएचसी स्थित होता है। एमसीटी के ऊपर आपका एचएचसी स्थित होता है, इसके ऊपर एचएचसी स्थित होता है। तिब्बत हिमालय एचएचसी एवं एसटीडीएस के मध्य अवस्थित होता है। अब तिब्बत हिमालय यहाँ पे जो है ट्रांस हिमालय जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर एसटीडीएस स्थित होता है। एसटीडीएस स्थित होता है यानी साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित होता है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सीचर क्षेत्र आईटीएसजेड स्थित होता है। इसके और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आईटीएसजेड स्थित होता है। तो ये एक तरीके से जो अनुदैर्घ्य उत्क्रम होते हैं, जो फ्रंट होते हैं, इन फ्रंट का नाम होता है, जिसको आप एक तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। और कई सारे फॉल्ट होने के कारण यहाँ पर विस्तृत रूप से भूकंप आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये भी सही बात है। लेकिन क्या यह इसकी व्याख्या करता है? कथन को क्योंकि लगा के पढ़ेंगे, फिर देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है ये कि 6000 मीटर से अधिक ऊंची होने के कारण यहाँ की नदियां सतत वाहिनी होती है। तो ये सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं की जा रही है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। बिल्कुल सही बात है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होता है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होता है। ये बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। अब ये क्या व्याख्या कर रहा है, इसके लिए हम कथन को क्योंकि लगा करके पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होती है। तो हाँ, ये व्याख्या बिल्कुल सही है। इसीलिए हम कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? प्रश्न के दृष्टिकोण से आपने देखा है, सबसे जो प्राचीन श्रेणी होती है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय और मध्य के बाद आपका शिवालिक हिमालय। ये क्रम से सबसे पुरानी होती। इसमें इयोशीन में ट्रांस हिमालय बना है, ओलिगोशीन में बृहद हिमालय, मायोशीन में मध्य हिमालय और प्लायोशीन में शिवालिक हिमालय बना है। ऑप्शन में इसमें ट्रांस हिमालय नहीं है चूँकि बृहद हिमालय ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी सही बात है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यह भी सही है। एक दो तीन तीनों सही है, तो ऑप्शन डी को हम लोग यहाँ पे चुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में
उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को आप जानते हैं कि भाबर कहा जाता है। हिमालय के जस्ट नीचे कंकर पत्थर वाले जमाव वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ नदियाँ ज़मीन के नीचे छुप जाती है और इस जगह को हम लोग भाबर प्रदेश कहते हैं। यहाँ नदियाँ ज़मीन के नीचे छुप जाती है और इसके जस्ट बाद तराई का क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पाताल तुर कुएँ वगैरह पाई जाती है। यानी नदियाँ यहाँ पर सतह के नीचे से प्रकट होती हुई दिखाई देती है। 5 का डी उत्तर भाबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या कहलाता है? इसका पर्वत पदीय प्रदेश ट्रांस हिमालय तो सबसे ऊपर है, तो यह नहीं हो सकता है। शिवालिक हिमालय बिल्कुल ये पर्वत पदीय प्रदेश है। बृहत हिमालय ये तो ट्रांस हिमालय के जस्ट बाद पाया जाता है और अरावली तो हिमालय का भाग नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन शिवालिक हिमालय इसका सही उत्तर है। देखिए जरा यहाँ व्याख्या क्या कहा जा रहा है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित होती है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है? शिवालिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा होती हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा नहीं है, अरावली एक अलग पर्वत है। पश्चिमी घाट भी प्रायद्वीपीय पठार पर पाया जाता है। सतपुरा भी प्रायद्वीपीय पठार का है, इसलिए ये शिवालिक इसका भाग नहीं है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का भाग होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो आप जानते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण पूछा जा रहा है, तो ये येनोजोइक काल में हुआ है और प्लायोसिन में हुआ है। इसमें ट्रांस हिमालय के जस्ट बगल में बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। ये सभी सिएनोजोइक काल में ही बनते हैं। सिएनोजोइक काल में इन सभी पर्वतों में उत्थान हुआ, इन सभी पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन सिएनोजोइक एक महाकल्प था और इस महाकल्प के अलग-अलग समय में, अलग-अलग काल में, अलग-अलग कल्प में इनका निर्माण हुआ है। सिएनोजोइक के इयोसीन में ट्रांस हिमालय, इयोसीन, ओलिगोसीन में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय मायोसीन काल में और प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। तो शिवालिक हिमालय प्लायोसीन काल में हुआ था। तो यहाँ पे प्लायोसीन ऑप्शन में नहीं है, सिएनोजोइक ऑप्शन में है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी होती है? इनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। इसीलिए ऑप्शन में सबसे नज़दीकी ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित होती है? तो कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच स्थित इस हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज से काली नदी के बीच जो हिमालय होती है, इसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। त काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है और तीस्ता से दिहांग के बीच के हिमालय को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपसे कुमाऊं हिमालय पूछा गया है, तो ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र, एक मध्य भूमि तो बीच में होती है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। अंतरा पर्वतीय स्थिति का, अंतरा पर्वतीय प्रदेश 2 पर्वतों के बीच में होती है, तो ये इसका भी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि भावर मैदानी इलाके में होता है। गिरिपद यानी पर्वतों के फूट एरिया का यह बिल्कुल सही है। अण समुद्री स्थिति का तो ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। तो सी ऑप्शन गिरिपद की स्थिति का ये बिल्कुल सही है। भावर हिमालय के
जस्ट नीचे पाया जाता है, शिवालिक के जस्ट नीचे, और इसमें कंकर पत्थर के साथ नदियाँ अंतरायिक प्रवाह करती हैं और ये 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में क्या देखेंगे? गहरे खड्ड, खड्ड यानी गहरे-गहरे गॉर्ज बिल्कुल दिखाई देंगे। यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तो नदी मार्ग यहाँ पे यू टर्न वाले होते ही हैं। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, ये भी हिमालय की विशेषता है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये भी दिखाई देती है। तो हिमालय के कौन से उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत के यानी नवीन मोड़दार पर्वतों के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ये सारे हिमालय के युवा होने के लिए जिम्मेदार हैं। सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।